आज मैं आपको ग्रामर के कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके क्लास 12th के लिए और एनडीए एयरफोर्स आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनको कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ही डज नॉट सक्सीड दिस ईयर, यदि वह इस साल सफल नहीं होगा तो वह एग्जाम को देगा नेक्स्ट ईयर, अगली साल। तो ये जो सेंटेंस है वो कनेक्ट किससे हो रहा है? इफ से हो रहा है। तो ध्यान रखना है, इफ है, इन केस है या अनलेस है, ये ऐसे कंजक्शन है जो कि कंडीशन शो कराते हैं। अगर आपको इनकी हिंदी नहीं पता है तो हिंदी बता देता हूँ। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, इन केस का मतलब होता है बशर्ते, है ना, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा बशर्ते तुम मेरा कहना मानोगे। और अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। तो ये एक ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो कंडीशन शो करते हैं और इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। अब हमें एक बात और याद रखनी है कि कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। जैसे अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो क्या बनेगी? यदि इफ ही डज नॉट सक्सीड दिस ईयर, यदि वह इस साल सफल नहीं होगा, यदि वह इस साल सफल नहीं होगा तो वह अगली साल क्या देगा? एग्जाम देगा। दोनों सेंटेंसों में आगे ये आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में, ये सबऑर्डिनेट वाले क्लॉज में दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है? जो इफ वाला क्लॉज होता है उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो अदर क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज होता है, उसको बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें बनाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये तो यहाँ पर देखो डज नॉट दिया, सक्सीड दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया। ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी सक्सीडेड, सक्सीडेड, है ना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, देखने में लग रही होगी आपको कि सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डज नॉट दिया हुआ है, सक्सीड दिया हुआ है, सही है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल नहीं दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है। तो वुड को हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा? विल। क्या लिखना पड़ेगा? विल। तो आंसर बनेगा इफ ही डज नॉट सक्सीड दिस ईयर ही विल गिव द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगन टू रेन। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और एक और शब्द होता है बेयरली, है ना, बेयरली। ये चारों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट, या ना के बराबर भी कह सकते हैं या मुश्किल से भी कह सकते हैं। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, मैंने मुश्किल से घर छोड़ा ही था कि बारिश शुरू हो गई। मैंने मुश्किल से घर छोड़ा ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो ये आपके एडवर्ब्स होते हैं। यदि सेंटेंस में एडवर्ब जो कि बीच में आना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आना चाहिए, अगर वो एडवर्ब स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो इनवर्स का नियम फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनवर्स क्या होता है? इनवर्स में क्या होता है कि कोई एक मैन एडवर्ब जो होता है, एक मैन एडवर्ब जो होता है उसको सबसे स्टार्टिंग में लगा देते हैं स्ट्रेस करने के लिए, जोर देने के लिए। ठीक है। तो उस कंडीशन में उस शब्द के बाद, उस एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। तो यहाँ पर अपने हेल्पिंग वर्ब का रख दिया हेड, सही है। तो हार्डली हैड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये भी सही है। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस। अब हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि हार्डली के साथ देन का जोड़ा नहीं होता है, हार्डली के साथ व्हेन का पेयर होता है। किसका पेयर होता है? व्हेन का पेयर होता है। और अगर देन लिखा हो ना तो देन आपका जो पेयर होता है ना वो नो सूनर के साथ होता है। किसके साथ होता है? नो सूनर के साथ। नो सूनर के साथ देन का पेयर होता है और हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या थी? हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, देन को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? व्हेन। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगिन टू रेन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आवर सोल्जर्स आर बेटर ट्रेन देन दैट ऑफ एनिमीज। देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है, क्या मिस्टेक है। हमारे सोल्जर्स ज्यादा बेटर ट्रेन है बजाय दैट ऑफ एनिमीज, शत्रुओं के सोल्जर्स के बजाय, है ना। शत्रुओं के जो सोल्जर्स हैं उनसे हमारे सोल्जर्स ज्यादा बेटर हैं, ज्यादा अच्छे हैं। तो देखिए सेंटेंस में गड़बड़ कहाँ पे हुई है। इस सेंटेंस में आवर सोल्जर्स क्या है, सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, बेटर ट्रेंड आपका एडजेक्टिव है ना। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में गुड का बेटर हो गया। बेटर के बाद क्या लगा दिया हमने, देन लगा दिया, देन क्या हो गया आपका कंजक्शन हो गया। अब सोल्जर्स की कंपेयरिंग किससे हो रही है, एनिमीज से हो रही है कि एनिमीज के सोल्जर से हो रही है। सोल्जर्स की कंपेरिजन सोल्जर से होगी, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा अवर सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स ज्यादा बेटर ट्रेंड है जो शत्रु के सोल्जर्स हैं उनसे, है ना। तो यहाँ पर हमने हमने लिखना पड़ेगा द एनिमी इज सॉरी द सोल्जर्स ऑफ एनिमीज, द सोल्जर्स ऑफ एनिमीज। लेकिन फिर परेशानी क्या हुई, परेशानी ये होगी कि यहाँ पर भी सोल्जर्स है और यहाँ पर भी सोल्जर्स है। और इंग्लिश में एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करते हैं। क्या कहा मैंने, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ हमें इसके स्थान पर कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर सोल्जर होता, सिंगुलर नाउन होता, तो यहाँ पर लग जाता दैट। क्या लग जाता, दैट। यहाँ पर है प्लूरल नाउन, यहाँ पर कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। तो दैट का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दैट का प्लूरल होता है दोज। तो हमें दैट के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, दोज, दोज ऑफ एनिमीज। क्लियर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं अगर समझ में नहीं आया हो तो। द एयर ऑफ हिल्स, द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन दोज ऑफ प्लेन्स, दोज ऑफ प्लेन्स। हिंदी करके देखो, हिल्स मतलब पहाड़ियों की जो हवा होती है वो ज्यादा ठंडी होती है मैदानों से, ना मैदानों से नहीं, मैदानों की हवा से, है ना। पहाड़ों की जो हवा होती है वो मैदानों की हवा से ज्यादा कूलर होती है, कूलर मतलब ठंडी होती है। तो यहाँ कंपेरिजन किसका हो रहा है, एयर का हो रहा है। एयर का, किसकी एयर का, हिल्स की एयर का, हिल्स की एयर का कंपेरिजन किससे हो रहा है, प्लेन की एयर से। तो यहाँ एयर कौन सा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है। तो यहाँ हमने दो जॉब गलत लगा दिया, दो के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ प्लेन्स। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, लेकिन ये भी रूल रटा रट के मत बैठ जाना कि दैट ऑफ ही आएगा, सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो दो ऑफ ही आएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि दैट ऑफ ही आएगा दो ऑफ ही आएगा। ये जो प्रेपोजिशन हमने लगाई है ना, ये ऑफ, ये इसके अकॉर्डिंग लगाई है, इस वाली ऑफ के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ भी ऑफ है इसीलिए हमने यहाँ पे ऑफ लिखा। मान लो यहाँ इन होता तो हमें लिखना पड़ता दैट इन, क्या लिखना पड़ता, दैट इन। यहाँ होता बाई तो हमें लिखना पड़ता दैट बाई। यहाँ होता फॉर तो हमें लिखना पड़ता दैट फॉर। क्लियर। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दैट के बाद या दोज के बाद ऑफ ही आएगा, वो डिपेंड करता है आगे कौन सी प्रपोजिशन आई है। जैसे कि इसमें भी अवर सोल्जर्स है ना, तो अवर सोल्जर्स का मतलब भी यहाँ पर ऑफ का ही पोजीशन से हो रहा है। तो यहाँ पोजीशन से हो रहा है, पोजीशन का जो प्रपोजिशन होता है वो ऑफ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माधुरी इज मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर। माधुरी अपनी सिस्टर से ज्यादा क्या है, प्रेटियर है, ज्यादा सुंदर है ना। तो इस सेंटेंस में बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है। इस सेंटेंस में पता है क्या हो गया है, इस सेंटेंस में हमने डबल कंपैरेटिव यूज कर दिया है। डबल कंपैरेटिव कैसे, प्रेटी, प्रेटी माने होता है सुंदर, इसका जो कंपैरेटिव बनाएंगे ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रेटियर। ठीक है, और इसका फिर सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रेटीएस्ट। इस तरीके से बनेगा प्रेटी, प्रेटियर और प्रेटीएस्ट। तो हमने प्रेटियर को लिख दिया है, उसके बाद देन भी लिख दिया है, कंपैरेटिव डिग्री वाला कंजक्शन भी लिख दिया है। लेकिन गलती क्या होगी, हमने यहाँ पर प्रेटियर लिखने के बावजूद भी
मोर का यूज कर दिया है, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि डोंट यूज डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? माधुरी इज, ये मोर हटाना पड़ेगा, प्रेटियर देन हर सिस्टर। ठीक है, मोर लग भी सकता है, लेकिन वो कैसे लगेगा वो सिचुएशन समझ लो। जैसे कि मैंने लिखा, जैसे कि मैंने लिखा मोहन इज टॉलर देन फैट। ध्यान से समझना, मोहन इज टॉलर देन फैट। यहाँ पर कंपेरिजन किस किस में हो रहा था? माधुरी में और उसकी सिस्टर में, है ना। दो अलग अलग पर्सन में कंपेरिजन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो आदमी एक ही है, पर्सन एक ही है, लेकिन उसकी क्वालिटीज में कंपेरिजन हो रहा है ना। यानी मोहन नाम का एक व्यक्ति है, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वो ज्यादा लंबा है बजाय मोटे के। मतलब मोटा तो है लेकिन लंबा ज्यादा है। तो नहीं, एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि उस केस में हम मोर का यूज करेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा मोहन इज टॉल की कंपैरेटिव वैसे तो टॉलर होती है, लेकिन टॉलर नहीं लिखेंगे इन दैट केस। इन दैट केस हम लिखेंगे मोर टॉल, मोर टॉल। तो मोहन इज मोर टॉल देन फैट। टॉलर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे मोहन इज टॉलर देन सोहन, देन सोहन। इन दैट केस हम टॉलर लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज हैं, दोनों में कंपेरिजन करना है, तो फिर हमें मोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मोहन अलग है और सोहन अलग है, दो अलग अलग बंदे हैं, यहाँ पर एक ही बंदा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Being a rainy day, we went out for a picnic. रेनी डे होने पर हम पिकनिक पर घूमने के लिए गए। ठीक है, तो रेनी डे होने पर हम पिकनिक पर घूमने के लिए गए। अब इस सेंटेंस में बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है? ये सेंटेंस शायद मैंने पहले भी आपको करा चुका हूं। अब देखिए इसमें जो वी है ना, वी, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, ये इस सब्जेक्ट का क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो दिया है बीइंग और एनी डे, ये भी आपका एक मान के चलो पार्टिसिपल फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? पार्टिसिपल फ्रेज। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, उनको थोड़ा बेसिक से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ बी प्लस आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में अगर आईएनजी लग जाए तो वो पार्टिसिपल बनता है या जीरंड बनता है। यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पार्टिसिपल से मिलकर बना हुआ फ्रेज क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल फ्रेज। तो यहाँ पर इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है? वी है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रेज दिया हुआ है इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, गायब है। तो इसके लिए हमें इसके लिए अलग से सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इट। क्या लिखना पड़ेगा? इट। तो आंसर बनेगा इट बीइंग अ रेनी डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। क्लियर? नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे, आई रैन अवे। शेर को देखकर मैं भाग गया। सेम ऐसी ही कंडीशन है, यहाँ भी बी प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन इस सेंटेंस में देखो क्या है, इस रैन अवे जो प्रेडिकेट है इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है आई। अच्छा, टाइगर को देखना, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट भी कौन है? आई। नहीं समझे? शेर को देखकर मैं भाग गया, देखने वाला कौन? आई। भागने वाला कौन? आई। तो इन दोनों प्रेडिकेट का जो कॉमन सब्जेक्ट है वो कौन है? आई है। बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों प्रेडिकेट का कॉमन सब्जेक्ट आई है तो इसमें आपको एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली लिखेंगे सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हमें एक लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों प्रेडिकेट का, इस वाले का और इस वाले का, दोनों का कॉमन सब्जेक्ट भी नहीं है। क्लियर? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। He ordered me for a cup of coffee। ये देखने में बिल्कुल सही लगेगा आपको कि उसने मुझे एक कप कॉफी के लिए क्या दिया? ऑर्डर दिया, आदेश दिया।
लेकिन मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस भी गलत है। इसमें सही कैसे करेंगे, ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपकी वर्ब है, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर वर्ब होती है ना, ऑर्डर, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होगा या उनको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो वो थोड़ा मेरी बातों को, टेक्निकल बातों को समझना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इनको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा आपको। तो ऑर्डर आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकें, जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकें। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखूं, ही सेंट मी अ टेलीग्राम, उसने मुझे क्या भेजा, टेलीग्राम भेजा। तो सेंट क्या है, वर्ब है, भेजा, क्या भेजा, व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, तो एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। और किसे भेजा, मी को भेजा, तो ये होम का रिप्लाई है ना, तो एक ऑब्जेक्ट ये भी हो गया। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं इस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक व्हाट का और एक होम का। तो ये जो वर्ब होगी ना, ये कैसी वर्ब होगी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, डाई ट्रांजिटिव। तो ऑर्डर भी आपकी एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। उसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, अ कप ऑफ कॉफी, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, किसे ऑर्डर किया, मुझे, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो व्हाट का रिप्लाई देगा वो, जो व्हाट का रिप्लाई देगा, क्या का रिप्लाई देगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हुम का रिप्लाई देगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर आपको फॉर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली लिखेंगे ही ऑर्डर मी अ कप ऑफ कॉफी। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।